अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। लो जी बच्चों, आज 6.3 एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ पे क्या करना है, ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर। बड़ा ही आसान सा एक टॉपिक है, ठीक है, आराम से समझ आएगा, बड़ा इजी चीज़ है। ट्रांसलेशन करनी है वेक्टर के ज़रिए। ट्रांसलेशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई वेक्टर है ना, या कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर, तो आपने उसकी जगह चेंज करवानी है, उसको वहाँ से चलवाना है कि भाई यहाँ से चलो और एक नई जगह पे जाओ। अब नई जगह पे जाएगा तो जो पहले वाली जगह है और जो नई वाली जगह है वहाँ तक जाने में वो जो डायरेक्शन, वो फासला, वो उसका एक नया वेक्टर बनेगा। तो उस नए वेक्टर के ज़रिए से वो नई जगह पे गया है। तो ये चीज़ हमने यहाँ बतानी है, बहुत आसान काम है। सिंपल दो चीज़ें जमा करानी है या माइनस करानी है, सिंपल सा काम है और कोई इसमें खास काम नहीं है। सो देखें, हमने इसको लिखा है ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर, वेक्टर के ज़रिए से। अब देखें मूवमेंट क्या होगी, फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। यही बात मैंने आपको बताई कि एक जगह से दूसरी जगह की मूवमेंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मौजूद है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जैसे हम आमतौर पे करते हैं, बड़ी दफ़ा से करते आ रहे हैं। असल में ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, ये बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे ये ओरिजिन है, ये आप ऐसे इमेजिन करें, मैं पहले सोच भी रहा था कि वीडियो बनाता हूँ इस तरह से कि कमरे का ना एक कोना लेके वहाँ से बनाता हूँ। आप इमेजिन करें, आप जिस कमरे में भी आप बैठ के पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके कोने को देखें, वो जो कोना है उसको ओरिजिन रखें। अब उसके कोने से, मुझे भी सामने कोना नज़र आ रहा है, तो उसके एक तरफ एक जो है वो दीवार जाती हुई नज़र आ रही है, या उसका नीचे नीचे जगह जाती हुई नज़र आ रही है, और दूसरी भी जाती हुई नज़र आ रही है। एक तो ऊपर की तरफ जा रही होती है ना, ऊपर वाली को छोड़ दें, वो जेड एक्सिस हो जाएगा। तो आपको एक एक्स एक्सिस मिल जाता है इधर को और एक वाई एक्सिस इधर को मिल जाता है, ठीक है। तो वो दोनों जगह है ना, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर लें। और वहाँ पे फर्श जो है नीचे आपका टाइलें हैं या फर्श है या कच्ची जगह है, तो उसके ऊपर जो है आप वो पॉइंट कहीं पे शो करा सकते हैं। तो वो सारा काम समझे यहाँ पे हो रहा है। ये हमारा ये कोना है कमरे का, और एक जो है एक्स एक्सिस एक दीवार के साथ जा रहा है, दूसरा दूसरी के साथ जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल जी, हमारा पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं भाई नहीं, यहाँ से चल के तुम इधर आओ, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो वो मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट को ना ज़्यादा अच्छा इस जगह से समझा जाएगा जो मैंने ये बनाया। ये बड़ी अच्छी चीज़ बनी है। देखें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जाहिर है कि यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से पॉइंट्स होते हैं, और इधर हमारे पास इधर भी पॉइंट होते हैं, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह से। अब फॉर एग्जांपल हमारा कोई कीड़ा है, कोई चीज़ है, वो यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे बैठी हुई है, चूंटी है, यहाँ पे चूंटी है फर्श के ऊपर बैठी हुई ए पॉइंट पे। अब जब ए पॉइंट पे है तो ये जो कोना है, ओरिजिन है, वहाँ से वो कितने फासले पर है, वो आप गौर करें तो ये एक्स एक्सिस की तरफ से 3 है और वाई एक्सिस की तरफ से 2 है। तो ये जो ए है ना, ये किस पोजीशन पे है, 3 2 की पोजीशन पे है। अब 3 2 की पोजीशन क्या बताती है कि एक्स एक्सिस से 3 का फासला है, वाई की तरफ से 2 का फासला है, यानी इस वाली दीवार से 3 का डिस्टेंस बनता है, उस वाली दीवार से 2 का फासला बनता है। 2 मीटर कह लें, सेंटीमीटर कह लें। लेकिन अब कहते हैं भाई नहीं, तुमने यहाँ से चलना है। उस कीड़ी को धिक्का लगवाते हैं और कीड़े उसको कहते हैं कि भाई तुम चल के ना यहाँ आ जाओ, बी पॉइंट पे आ जाओ। अब बी पॉइंट पे आएगा तो देखें, पहले उसका वेक्टर ये वाला था, ठीक है, लेट्स सपोज ये ओ है, तो ओ से ए था वेक्टर उसका। अब उसने क्या किया, ए से चल के बी पे गया, ओ से नहीं चल के पे गया, ए से बी पे जा रहा है ना, तो अब ये वेक्टर इसका बन गया है ए बी वैक्टर, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे आ गया। अब बी वाली जगह पे देखें क्या पॉइंट्स हैं, ये देखें x जो है उसका 8 बन रहा है और y उधर से कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, ये देखें, ठीक है। अब ये चीज़, अब ये देखें, a से b पे जब गया है तो x की तरफ से भी मूवमेंट हुई है, y की तरफ से भी मूवमेंट हुई है। देखें, x की तरफ से वो पहले 3 पे था, अब कितने पे चला गया, 8 पे। सो 3 से 8 पे कैसे हुआ, 5 का इजाफा हुआ है। ये असल बात है, एक्स एक्सिस में 5 का इजाफा हुआ है, और वाई एक्सिस में देखें पहले 2 था, अब 3 पे चला गया, तो वाई एक्सिस में 1 का इजाफा हुआ है। तो ये जो बीच में इजाफा हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है, हमने बेसिकली प्लस किया है। किसको प्लस किया है, इसमें 5 को प्लस किया है और अगले में 1 को ऐड किया है, तो वो इक्वल टू ये बी पॉइंट बन गया। तो ये बेसिकली, अब देखें, ये वेक्टर है ए बी जो उसको ट्रांसलेट कर रहा है, उसको आगे लेके जा रहा है। तो बेसिकली काम वही, कोई नहीं है यहाँ से उठ के वहाँ जाना है, इतना सा काम है। लेकिन देखें, एक्स एक्सिस में चेंज आएगी, वाई एक्सिस में चेंज आएगी।
क्योंकि कोई भी जो पोजीशन होती है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से ही हम बनाते हैं। जैसे हम दीवार का कोना ले रहे हैं कि उस दीवार से कितने दूर है और दूसरी दीवार से कितने दूर है, ठीक है। तो ये ओवरऑल ज़ाहिर है इसका सीन होता है। लेकिन अगेन चूंकि ये थ्योरी है, थ्योरी बाज़ औक़ात अजीब सी लगती है, लेकिन एक्चुअल जो सवाल होते हैं वो तो बड़े ही आसान होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये चीज़ होती है। ये मैंने आपको बता दिया, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, वर्टिकल मूवमेंट है। अब एक दो चीज़ें और आनी है इसके अंदर। अब ये काम ज़ाहिर है 3-4 सवाल इस चीज़ के हैं। अब एक दो चीज़ और आनी है। एक तो ये कहता है जी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। अब ट्रायंगल क्या होती है, मुसल्लस क्या होती है, जिसकी 3 साइडें होती हैं, ठीक है। 3 साइडें हों तो उसको हम ट्रायंगल कहते हैं, मुसल्लस कहते हैं। आइसोसेलेस ये होती है कि उसकी 2 साइडें आपस में बराबर होती हैं। बराबर का मतलब कि उनकी जो लेंथ है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में बराबर होता है। लेंथ और मैग्नीट्यूड एक ही बात है। किसी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड बनाते हैं वो बेसिकली लेंथ आता है, एक सिंगल नंबर आता है, भाई इतने मीटर, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ और मैग्नीट्यूड 2 साइडों का अगर बराबर होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, इनके भी कुछ सवाल आते हैं। अब जिन्होंने साइंस पढ़ी हुई है उनके लिए तो आसान चीज़ें होती हैं, लेकिन जिन्होंने आर्ट्स पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हल्का सा आइडिया ले लें। वी बेसिकली वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है कि कोई चीज़ कितनी रफ्तार से जा रही है। तो v के साथ अगर हम i लगा देते हैं तो उसकी इनिशियल होती है, f लगा देते हैं तो वो फाइनल वेलोसिटी होती है। a क्या होता है, a होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है कि अपनी स्पीड को आप कितना चेंज कर रहे हैं। अब 50 की स्पीड से पहले जा रहे थे तो आप चेंज करके 60 पे ले जाते हैं, तो चेंज लाए ना उसमें। तो स्पीड में जो चेंज आती है ना वो हमारा एक्सेलरेशन होता है। कभी आप ब्रेक लगाएं तो वो भी ज़ाहिर है उस तरह से। t टाइम है। अब ज़ाहिर है इस सारे प्रोसेस में टाइम लगता है, वेलोसिटी स्पीड को चेंज करना, कम करना, ज़्यादा करना, तो वो टाइम का एलिमेंट उसमें आ जाता है, टाइम भी आ सकता है। और s जो होता है ना, ये डिस्टेंस होता है, फासला होता है कि कोई चीज़ कितना फासला तय कर रही है, तो इसको फासले के लिए हम s शो कराते हैं। और ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है। ये साइंस वाले तो पक्का इसको याद करके रखें, जो आर्ट्स वाले हैं फिलहाल इनको ऐसे ही रखें, जब सवाल आएगा तो उसमें फिर आप इसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि आपको एग्जैक्ट वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इनको फिर आप यूज़ करेंगे, ठीक है। जब अब ज़ाहिर जब इनका यूजेज आएगा ना, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूँगा कि ये क्या होती हैं। ये 2 ना फार्मूले हैं, ये असल में फ़िज़िक्स के अंदर ये फार्मूले यूज़ होते हैं। ये फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में ये फार्मूले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। लेकिन अगेन अब ज़ाहिर इतनी डिटेल में तो अभी हम नहीं जाएंगे ना, तो अभी जस्ट फार्मूले हम लिख लेंगे, रख लेंगे पास, और इनको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अगेन जिस सवाल में आएंगे उसमें हम यूज़ कर लेंगे। एक्स बेसिकली एक्स एक्सिस की तरफ उसका फासला होता है, वी एक्स का मतलब होता है वेलोसिटी एक्स की तरफ। एक्स की तरफ जो है वो हमारी स्पीड कितनी है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी है। साथ ये टी टाइम है, टाइम से ज़रब देते हैं, क्योंकि स्पीड को और टाइम को ज़रब देना तो फासला मिलता है, ठीक है। ये बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला है, ठीक है। एक ये फिर ज़ाहिर है वो वर्टिकल मूवमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थी ना, कि हॉरिजॉन्टली आपने जाना हो तो उसका क्या फासला बनता है, और वर्टिकली ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट जा रही है आपकी तो उसके लिए फिर कैलकुलेशन के लिए ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये जब सवाल आएगा फिर एक्सप्लेन कर लेंगे, अभी वो ज़ाहिर है फ़ायदा कोई नहीं है एक्सप्लेन करने का। तो बहरहाल ये बेसिक सी थ्योरी थी। अब आपने एक्सरसाइज करनी है और सवाल करते हुए जहाँ फिर ज़ाहिर है तफसील आएगी, फिर तफसीलन जाएंगे। अब देखें पहला सवाल बहुत ही आसान सिंपल सा सवाल है। कहता है जी प्लॉट करना है आपने ए बी और सी पॉइंट को, जाहिर है कहाँ प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर, वो जो हम आम रूटीन में बनाते हैं। और वो जाहिर है कि चूँकि 3 पॉइंट हैं तो उनसे ट्राइंगल बन जाएगी ए बी सी, तो वो हम बना के दिखाएंगे उसको, बड़ा ईजी काम है, बन जाएगी इंशाल्लाह। तो वो बना के फिर अगला स्टेप क्या होगा कि आल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल एबीसी। ज़ाहिर है वो जो ट्राइंगल एबीसी बनेगी उसको ट्रांसलेट करना है, मतलब उसको वहाँ से चलवाना है कि भाई तुम चलो यहाँ से, मतलब तीनों पॉइंटों को आगे लेके जाना है, आगे या पीछे या ऊपर नीचे कहीं पे भी लेके जाना है। और उससे फिर जो नई ट्राइंगल बनेगी उसका नाम रख लेंगे ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है, ओके हो गया। और किस तरह से लेके जाना है ये हमें वेक्टर बता रहा है, भाई इतनी मूवमेंट करवानी है, ठीक है। अब ये सारा सवाल है। अब इसको देखें हल करने के लिए स्टेप्स कैसे बनाएंगे। पहले स्टेप तो यही बताएंगे जो इनिशियल पॉइंट्स हैं, शुरू के नुक्ते हैं। शुरू के नुक्ते पॉइंट क्या हैं जी, ए हमें ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, सी ये दिया हुआ है, ये तो हम सवाल में से उठा के लिख लेंगे ना, सिंपल सा काम है। अब ये जो ट्रांसलेशन वाला है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने इनमें जमा होना है।
यानी ये जो वेक्टर है इसने इन तीनों में जमा होना है, तीनों में ऐड होना है। तो ये वेक्टर है 8i माइनस 6j, तो इसको भी इन्हीं की शक्ल में लिखें। तो 8 है ना पहले, तो ब्रैकेट लगा के 8 को लिखें, कामा लगाएं और आगे -6 है, -6 को लिख दें। तो ये उन्हीं की शक्ल में पॉइंट बना लिया हमने उसको, ठीक हो गया। अब ये पॉइंट इन तीनों में प्लस होगा। फॉर एग्जांपल ए डैश जो है वो कैसे बनेगा, उसमें ए में हमने ये जो वेक्टर वी है उसको जमा करा देना है। अब देखें जमा कराते हुए कितना आसान सा काम है। अब देखें पहले वाले में पहले वाला ऐड होना है, 8 और -5 कितने बनते हैं, अब कैलकुलेटर में कर लें, 8 में से 5 निकलते हैं वो 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये 4 और -6, 4 और -6 हो जाते हैं -2, कैलकुलेटर में करके देखें, ये हमारा बन जाता है ए डैश। इसी तरह से हम बी का जो डैश है वो भी बना लेंगे। बी डैश क्या होगा कि जो बी वाला पॉइंट है उसमें वी ने ऐड होना है। अब बी वाला पॉइंट है हमारा -6 और 1, और उसमें वी वाला जो वेक्टर है वो ऐड हो रहा है 8 और -6। तो इनका भी आंसर बना लेते हैं, यही सामने बना लेते हैं। 8 में से -6 करेंगे तो वो 2 आ गया, और फिर ये जो 1 है और -6 है तो -6 में से 1 निकला तो -5 आ गया। ये हमारा बी डैश हो गया। अब इसी प्रोसेस के थ्रू सी डैश का मतलब सी में हमें वी को ऐड करना है। तो सी हमारा पॉइंट है -3 और 1, और उसमें हम ऐड करवा रहे हैं वी को, यानी 8 और -6 को। अगेन उसी तरह 8 है और -3 है, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, पहले के साथ पहला, x के साथ x, y के साथ y। तो 8 और -3 ये कितना हो जाएगा जी 5, और ये -6 और ये जमा का आएगी ये फिर -5, तो 5 और -5। लो जी, अब ए बी सी ओरिजिनल भी तीनों पॉइंट हैं हमारे पास, और जो चेंज होके आए हैं ये देखें, ये चेंज होके आया ना, ए डैश, ये बी डैश, ये सी डैश। तो इन तीनों को हमने ग्राफ के अंदर लगाना है। अब कैसे लगाना है, अब इनको सामने रख लेंगे। अब देखें वही बात, पहले आपने ज़ाहिर स्केल पकड़ लेना है, प्यारी सी करके 2 लाइनें लगानी है, एक इधर को x एक्सिस बनाना है, एक इधर को y एक्सिस बनाना है, बिल्कुल मिडल में बनाएं, और एक पूरा पेज लगाएं, पूरा पेज लगाएं, ठीक है। चबली नहीं करनी हमने, ठीक है, ताकि हमारा प्यारा बने, खूबसूरती बने। 2 चीज़ें हमने शो करानी है, तो इसलिए, और ये मैंने देखे पहले भी आपको बताया था कि ये कैसे लगाते हैं इन पे निशान। ये वाली जो निशान है वो तो मैंने बताया जी 1 2 3 आपके पास लाइनें लगी हुई हैं, तो उसके ऊपर आप लगा लें 1 2 3, इधर माइनस का लगा लें, उधर पॉजिटिव लगा लें। ये बड़ी दफ़ा हमने किया हुआ है। इधर वाले के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप ऐसा करें, 0 को इस 0 के इसके सामने रखें, ओरिजिन के सामने, और देखें आपके सामने ये 1 2 3 लिखा हुआ है, उन्हीं के सामने छोटे छोटे निशान लगा लें। ये इसी तरह इस साइड पे भी निशान लगा लें। इस साइड पे फॉर एग्जांपल ये 6 के सामने रख लें इसको, और देखें ये 5 4 3 2 1 आपको वो पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये फ़ायदा होता है कि बिल्कुल अच्छे वाले लगते हैं, दोनों के दरमियान, दो के दरमियान बिल्कुल एक जैसा फासला होता है। तो हमेशा इसी तरह से करें। अब देखें वो मैंने पॉइंट्स जो है ना वो सामने लिख लिए हैं ऊपर करके, ये देखें मैंने लिख लिए हैं। अब पहला मेरा जो ए पॉइंट है -5 और 4 है, आपने स्केल रखना है। देखें x की वैल्यू -5, क्योंकि पहले x होता है फिर y होता है, तो -5 x है और y 4 है। x की वैल्यू -5 कहाँ पे है, ये आ गई। y की वैल्यू 4 किधर है, पॉजिटिव, वो ये आ गई। इन दोनों को मिलाना है, मिलाना ये नहीं ऐसे ऐसे नहीं मिलाना, एक पॉइंट लेना है। -5 पे स्केल रख के ऐसे रखें, और इधर से देखें 4 की तरफ से लाइन आ रही है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट मिल जाएगा। तो ये क्या पॉइंट मिला है आपको, ए पॉइंट मिला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे लिखें, क्योंकि वो पॉइंट तो वैसे भी लिखे हुए गांधी पड़ेगा, तो ए पॉइंट उसको शो करा दें। अब बी पॉइंट क्या था, -6 और 1, x की वैल्यू -6 और 1 ऊपर से ये 1, तो ये देखें मुझे नज़र आ रहा है, यहीं से मैं उसको ऊपर रखूँगा और इधर 1 पे शो करा दूंगा, ये मेरा बी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सी पॉइंट है -3 और 1, तो -3 देखें यहाँ पे है, 1 ऊपर है उसका, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ये मेरा सी पॉइंट। और मुझे अगर ट्रायंगल ही बनानी है तो स्केल रख के तो मैं इनको जो है वो डॉटेड लाइनों के साथ बना दूं, क्योंकि डॉटेड लगाएंगे तो बेहतर रहेगा, वो सारी की सारी एक जैसी लाइनें ना हो जाए, ठीक है। इनको भी ऐसे मिला देंगे, एक दफ़ा कर देता हूँ, फिर ज़ाहिर है बाकी आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है ना, ऐसे करके। तो ये देखें, ऐसे हमने ये जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल ट्रायंगल शो करा दी। अब जाहिर है कि इन्हीं को ट्रांसलेट करके ए डैश बी डैश बनाया हुआ है। ए डैश था हमारा 3 और -2, अब 3 पॉजिटिव x का 3 ये, और उधर से -2 y की वैल्यू ये है, तो ये देखें इनको मिलाएंगे, ये पॉइंट हमें मिलेगा। इसी तरह से बी डैश जो है वो 2 और -5 है,
तो 2 और -5 देखें, इधर से 2 और इधर से ये -5, ये आपस में देखें मिल रहे हैं, ये पॉइंट है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। अब इनकी भी ट्रायंगल अगर हमने शो करानी है तो डॉटेड डॉटेड इनको जो है आपस में मिला दें, ठीक है। आप ज़रा प्यारा प्यारा करके बनाएं, स्केल रख के बनाएं। तो ये देखें यहाँ से वो ट्रांसलेट हो जाती है। और इसका नाम जो है वो ज़रूर रखने चाहिए। ए डैश हमारा कौन सा था, 3 और -2 वो ये वाला था। ये ए डैश है, ये हमारा बी डैश है और ये हमारा सी डैश है। आप ये भी कर सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे ये इतना ओके है, आप ये कर सकते हैं कि ए से ए डैश की तरफ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, लेकिन वही बात, अब ये गुंजल पड़ने वाली बात है, ठीक है। डॉटेड डॉटेड यहाँ किसी और कलर से कर लेते हैं, उससे फिर ये होगा कि हमें ज़रा ना एक विजिबिलिटी बनेगी कि हो क्या रहा है। ऐसे ऐसे डॉटेड डॉटेड इसको ले आएँ, ए से ए डैश पे ले आएँ, बी से बी डैश की तरफ ले आएँ, ऐसे करके, यानी उसकी फिर ऐसे वो एक ट्रांसलेशन शो हो जाएगी कि ले जी देखें वो उधर से हम उधर की तरफ जा रहे हैं, और सी से सी डैश की तरफ लाएं। अब ये ज़ाहिर है उसके अंदर से हो के गुजरेगा, तो ये ज़ाहिर है थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। तो लो जी, ये उठ के यहाँ आई है इन ट्रांसलेशन वेक्टर्स के ज़रिए से, ठीक है। ये देखें, ये आपको हाँ क्लैरिटी नज़र आ रही होगी, ठीक है। इस तरह से करके बनाना है, ठीक है। ये लाइनें आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पॉइंटों को ज़रूर शो कराना है कि ये पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, अब यही सारा प्रोसेस जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में होना है। देखें, कहता है प्लॉट ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट हमारे पास पहले भी थे और यहाँ चौथा पॉइंट भी आ गया, डी पॉइंट भी आ गया, ठीक है। टू फॉर्म अ स्क्वायर, अब ज़ाहिर 4 चीज़ें हैं ना, तो 4 साइडें बनेंगी, तो वो स्क्वायर बन सकती हैं, चारों साइडें बराबर हो सकती हैं, पॉसिबल है, ठीक है। तो कहता है वो बनाएं और फिर उसको ट्रांसलेट करें, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश बनाएं और इस वेक्टर के थ्रू बनाएं। प्रोसेस वही है सारा। तो अगेन आपने जब स्टार्ट लेना है तो ओरिजिनल ए बी सी डी को आपने लिख लेना है, वो जो ट्रांसलेशन वेक्टर है उसको लिख लेना है, उसको आपने ज़ाहिर है उसी फॉर्म में 9 और 7 उसी शक्ल में लिख लें। अब जब आपने ए डैश बनाना है तो वही बात कि ए वाले में इस वाले को ऐड कराना है। तो ए वाला हमारा क्या था, -6 और -2, इसमें हमने इसको ऐड कराना है 9 और 7 को, और देखें ऐड होके क्या आ जाता है, 9 में से ये 6 निकल रहा है, 3 रह गया, और 7 में से 2 निकल रहा है तो 5 रह गया, तो ये पॉइंट हमें मिल गया। इसी तरह जो बी डैश है, बी वाला पॉइंट हमारा -6 और -5, इसमें फिर इसी ने ऐड होना है, क्योंकि ऐड इसी ने होना है हर एक के साथ, ठीक है। तो 9 में से -6 करेंगे, फिर 3 आएगा, 7 में से 5 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। सी डैश जो है, सी हमारा क्या था, -3 और -5, इसके साथ ऐड होना है 9 और 7 ने, और उसी तरह 9 में से 3 निकालेंगे 6 है, 7 में से 5 निकल रहे हैं तो ये आ जाएगा 2, 6 और 2 आ गया सी डैश। और इसी तरह जब डी डैश है, डी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो लिखें -3 -2, और उसमें फिर इसी ने ऐड होना है 9 और 7 ने, तो 9 में से 3 निकालें 6, 7 में से 2 निकालेंगे तो 5। ये देखें, तो पहले जो 4 पॉइंट्स हैं इनका अलहदा से स्क्वायर हम शो करवाएंगे, और ये जो ए डैश बी डैश सी डैश ये जो चारों आए हैं, इन चारों को भी एक अलहदा से इसका बना के दिखा देंगे। अब वही बात कि अगले पेज के ऊपर प्यारा सा करके बड़ा बड़ा करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दें, उसी तरीके के साथ ये पॉइंट्स जो हैं यहाँ शो करा लें वगैरह वगैरह। ये सारा मैंने बना दिया क्योंकि ये देखें मैंने साथ नीचे पॉइंट भी लिख लिए हैं। अब पॉइंटों को शो कराना आपको आ गया हुआ है, तो पॉइंट आप इजीली शो करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए है -6 और -2, x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -2, तो ये देखें x की वैल्यू -6 ये जा रही है, y की वैल्यू माइनस की ये आ रही है, तो ये देखें इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये a पॉइंट बनता है। इसी तरह b देखें बिल्कुल उसके सामने यहाँ बनेगा, ये y की तरफ से -5 है, उधर की तरफ से -6 है, c बिल्कुल उसके सामने, d इधर बनेगा। अगेन आप इनको डॉटेड डॉटेड मिलाएंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, तकरीबन लग रहा है कि परफेक्ट ही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी तरह की शेप जो है वो बन जाएगी ऐसे। और यही जो शेप है वो डैशों के लिए बननी है। डैशों में देखें वो सारे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया ना, सारे पॉजिटिव, एक्स भी वाई भी, तो उन सारों को जाहिर है कि फिर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो कराना है, ठीक है। ए डैश ऊपर जा रहा है, बी डैश ये है, तो इनको भी आप ऐसे करके शो करा दें कि लो जी ये भी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो अब ये जाहिर है ये पॉइंटों को ग्राफ के ऊपर लगाना आना चाहिए कि पहली वैल्यू एक्स है, अगली वैल्यू वाई है, उस लिहाज से आपने शो करा देना है। पॉजिटिव एक्स इधर आता है, पॉजिटिव वाई इधर आता है, नेगेटिव एक्स इधर आता है, नेगेटिव वाई इधर आता है, ठीक है। ये चीज़ें पता हो तो फिर पॉइंटों को तो ग्राफ कर ही सकता है बंदा। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब थर्ड वाले पे आए।
थर्ड भी इसी तरह से है, कहता है प्लॉट ए बी एंड सी एंड डी। अगेन यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। टू फॉर्म अ काइट, अब यहाँ पे स्केयर नहीं बनना, यहाँ पे एक पतंग बननी है, काइट बननी है। जो भी बने हमने तो जो पॉइंट दिए हुए उसी तरह से बनाएंगे ना, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, ठीक है। काइट बनेगी उससे। आल्सो ट्रांसलेट काइट ए बी सी डी टू काइट ए डैश बी डैश सी डैश, बिल्कुल वही काम का जी, ट्रांसलेट करके नई चीज़ बनाएं। और किसके थ्रू ट्रांसलेट करना है ये हमें दिया हुआ है, तो बिल्कुल वही सारे का सारा काम वही है। ए हमारा पॉइंट ट्रांसलेशन वेक्टर ये हम बना लेंगे कि 6 और -6 है वो बनता है, और ए पॉइंट अगर ये दिया हुआ है तो वही ए डैश के लिए दोनों ने प्लस होना है, इस वाले के साथ ए ने प्लस होना है, तो वो हमारा ये बन गया। इसी तरह से बी दिया हुआ है -4 0, और बी डैश के लिए ये जो हमारा -4 0 है इसने ऐड होना है उसी ट्रांसलेशन वाले वेक्टर के साथ, तो ऐड होके ये कितना बन जाएगा, 6 में से 4 निकालेंगे 2 आ जाएगा, -6 और 0 -6 ही रहेगा क्योंकि 0 है, 0 का इम्पैक्ट कोई नहीं होता। इसी तरह जो हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट दिया हुआ था -2 एंड 3, और इसमें फिर ज़ाहिर सी डैश जब बनाना है हमने तो ये -2 और 3 ने प्लस होना है, अगेन 6 और -6 के साथ। तो जब ये ऐड होंगे तो 6 में से 2 निकलेंगे 4 आ जाएगा, और -6 और 3 ये कितना हो जाएगा, -3। तो ये सी डैश हमारे पास आ गया। इसी तरह डी डैश बनाएंगे तो डी डैश के लिए एक्चुअल जो डी है वो था -4 और 4, और उसमें हमने ऐड करना है 6 और -6 को, तो 6 में से -4 की ये 2, और ये भी माइनस, लेकिन ये माइनस का 2 आएगा, ठीक है, इस तरह से करके। तो ये सारे पॉइंट्स निकल आए, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश वगैरह और बाकी सारे। तो यहाँ पे भी वही काम है एग्जैक्ट, ये देखें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसी तरह से प्रॉपर शेप बनानी है। साथ नीचे पॉइंटों को लिख लें, चाहे नीचे रख लें चाहे ऊपर उनको पॉइंटों को शो करा लें, एक ही बात है, क्योंकि ये सामने होते हैं तो फिर उनको लगाना जो है वो आसान होता है, ठीक है। अगेन उसी तरह ए की वैल्यू -6 और 3 है, तो ये देखें ये -6 उधर से वो 3, इनको ऐसे स्केल रख के बनाएं, ये आपको पॉइंट मिलेगा, ये आपको ए पॉइंट मिल जाता है। इसी तरह बी पॉइंट है -4 और 0, तो ये देखें ये -4 और उधर से 0, वाई की तरफ से 0, यानी वाई की तरफ ऊपर जाना ही नहीं है, तो -4 के ऊपर ही पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। फिर -2 और 3 है, -2 और 3, तो ये देखें ये -2 और ऊपर से 3, तो ये देखें ये पॉइंट बन रहा है, ये हमारा बी पॉइंट बना था, ये सी पॉइंट बन गया। और डी पॉइंट है -4 और 4, तो ये देखें ये -4 और उधर से वो 4, इनको मिलाएं वो डी पॉइंट आपको ये मिलता है। अब ये डेफिनेटली काइट बनती है क्योंकि जब आपने इनको मिलाना है, ये देखें इस तरह से करके ऐसे मिलाएं, ठीक है, ऐसे मिलाएं, सारा मिला दें आपस में, ऐसे मिलाएं, इस तरह से मिलाएं, और इनको भी अगर आप मिला लें ना तो फिर प्रॉपर काइट आपको बनती हुई नज़र आती है, ठीक है। तो ये ऐसे करके मिलाना होता है, तो मिला दे सारे आपस में, ये बीच में डायगोनल बना लें और ये भी डायगोनल बना दें, ज़रा और प्यारी काइट हो जाएगी, ठीक है। ये प्रॉपर काइट बन रही है पूरी, ये तीले लगते हैं ना, तीले इस तरह से करके इधर को वो गुड्डी बनाने के लिए, तो ये वो काम है, ठीक है। इसी तरह से जब आपने ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश को शो कराना है वो यहाँ पे बनने हैं। अब ए डैश है वाई, एक्स की तरफ से 0, वाई की तरफ से -3, तो एक्स की ये सारे के ऊपर एक्स 0 होता है, तो y की वैल्यू -3 जो है वो यहाँ आती है, तो ये पॉइंट आपका ए डैश पॉइंट मिलेगा आपको। बी डैश जो है 2 और -6 है, 2 और -6 ये पॉइंट, ये हमारा बी डैश है। सी डैश जो है वो 4 और -3, इधर से 4 इधर से -3, ये वाला सी डैश। और डी डैश हमारे पास है 2 और -2, तो 2 इधर से -2 इधर से, ये हमारा डी डैश। अगेन इनको जब आप मिलाएंगे तो प्रॉपर आपके पास काइट बनेगी। ये पहले वही बात है, कच्ची पेंसिल लेड पेंसिल के साथ बना लिया करें और उसके बाद उसके ऊपर जो है ये चीज़ें कर लिया करें, ब्लू पॉइंट, ठीक है, ऐसे करके। तो ये देखें वही काइट जो है वो इस साइड पे आ गई, ठीक है। ये देखें ओरिजिनल काइट और उसके जो बाद जो ट्रांसलेटेड काइट है इस तरह से बन के आ जाती है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा सा डिफरेंस आएगा सवाल में, पहले 3 बिल्कुल एक जैसे सवाल थे। अब यहाँ क्या करना है, कहता है जी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड डी, 3 पॉइंट दिए हैं, सी पॉइंट बीच में से मिसिंग है, ए बी और डी, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। कोऑर्डिनेट वही होता है कि जी ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट, ये वाई वाला कोऑर्डिनेट, उसकी पोजीशन जाहिर है कहाँ पे होती है, तो ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, अब जाहिर है सी मिसिंग था ना, तो सी को ही कहता है कि फाइंड करके दें बाय यूजिंग वेक्टर मेथड। जाहिर है ये जो वेक्टर्स वाला तरीका है, आई जे वाला,
वो वाला यूज़ करें, ठीक है करेंगे। और क्या हो इफ़ ये जो ABCD चारों पॉइंट मिलके क्या बना रहे हो, पैरेललोग्राम बना रहे हो। पैरेललोग्राम उर्दू में इसको शायद मतवाज़ियुल अज़ला कहते हैं, मतवाज़ियुल अज़ला पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये होता है कि ज़ाहिर 4 पॉइंट है ना, तो ये देखें जैसे मैंने ये 4 पॉइंट बनाए हैं, तो इनमें ना ये जो A और D पॉइंट है ना, इनमें थोड़ा सा फासला रखते हैं, यानी ये थोड़ा सा इधर को बनता है, ये थोड़ा पीछे को बनता है, ये थोड़ा आगे, ये थोड़ा पीछे। इससे क्या होगा कि इनके दरमियान जो ऐसे करके ये लाइन बनती है ना, वो थोड़ी टेढ़ी बनती है, ठीक है, तो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, वरना एक रेक्टेंगल होती है ऐसे करके बिल्कुल सीधी स्ट्रेट 90 का एंगल होता है इनका, लेकिन इसका सारे 90 नहीं होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है 90 से, ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है 90 से, थोड़ा सा कह लें कि ऐसे कुब निकाल देते हैं बीच में उसका, ठीक है। तो ये क्या होती है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की खासियत होती है कि जो अपोजिट वेक्टर्स बनते हैं या अपोजिट ये जो लाइनें बनती हैं ये बराबर होती है, बस सिंपल ये काम है। हमने ये जो बराबर वाला प्रॉपर्टी है ना, इसी को यूज़ करते हुए सी फाइंड कर लेना है, ठीक है, ये हम करेंगे। अब देखें A से B ये एक वेक्टर बन सकता है, D से C ये एक वेक्टर बन सकता है, तो ये दो वेक्टर्स हम बनाएंगे। वेक्टर बनाने बहुत आसान है। अब देखें फॉर एग्जांपल, अब देखें A और B हमारे पास दिया हो ना, अब सोल्यूशन यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो डायग्राम बनाई है ना, ये एक्स्ट्रा है, सवाल को समझने के लिए। बना ले तो अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे, जुबानी आपको आता है तो आप ये नहीं भी बनाएंगे तो फिर भी सवाल ओके है, ठीक है, लेकिन बना लें तो अच्छी बात है, क्योंकि क्लैरिटी आती है कि करना क्या है। तो A और B पॉइंट्स को उठा लें, ठीक है ना, ये A और B पॉइंट हमारा, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये D पॉइंट, तो A और B पॉइंट को सामने रख लें। और क्या होगा उससे, आपने क्या करना है, AB वेक्टर बनाना है। तो AB वेक्टर जब बनाना होता था तो क्या तरीकाकार था, पीछे हमने जब किए थे वेक्टर बनाए थे तो क्या करते थे कि B में से A को माइनस कराते थे। जब AB वेक्टर बनाना है तो जो अगला वेक्टर है उसमें से पिछला माइनस होता है, ये इसका तरीकाकार था। ये 6.1 में शायद हमने ये किया था, 1 में के 2 में, लेकिन किया था पीछे हमने, ठीक है। तो फिर B वाले पॉइंट को पहले रखें माइनस A वाले को, ये देखें ये B पॉइंट है, B पॉइंट को देखें मैंने पहले लिखा है माइनस, फिर आगे ये जो A पॉइंट है उसको आगे रखेंगे। बस ये फ़र्क याद रखना है वरना गलत हो जाएगा, और बाकी काम सीधा सीधा है। फिर अगेन 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ गया। फिर 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमारा AB वेक्टर आ गया। इस वाले वेक्टर का हमें पता चल गया। अब हमें DC वेक्टर चाहिए, तो DC पहले तो C चूँकि हमें पता ही नहीं है ना, तो C वाले को आप कह लें XY, नहीं ना पता, ना X का पता है ना Y का पता है उसके कोऑर्डिनेट का, तो इसलिए C वाले को लेट कर लें कि वो C क्या है, XY है। देन DC पॉइंट, CD नहीं बनाना, DC, क्योंकि देखें ये वेक्टर अगर इधर को जा रहा है तो ये वेक्टर भी इधर को ही जाना चाहिए ना, सेम डायरेक्शन, पैरेलल, पैरेललोग्राम, ठीक है, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो DC बनाएं, तो DC का मतलब C आ गया, तो C में से D माइनस, तो C में से D को माइनस कर रहे हैं, D आगे C पीछे, ठीक है। अब इनको देखें तो कैसे होता है, वही बात, X में से X माइनस, यानी X माइनस 2, तो x माइनस 2 ये हम लिख लेंगे। अच्छा यहाँ ब्रैकेट नहीं थी लगानी, दोबारा लिखते हैं इसको, यानी ब्रैकेट तो ज़ाहिर है वो उसके लिए होती है ना, कोऑर्डिनेट्स के लिए, तो ऐसे ही बाहर रखें, x माइनस 2 लिखें ऐसे करके ही, ठीक है, बीच में कॉमा लगा लें, और इसी तरह y माइनस 8 को लिख लें, y माइनस 8, तो ये हमारा DC पॉइंट हो गया, ठीक है, DC वेक्टर हो गया। अब हमें पता है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में बराबर हैं, तो हमने लिखना है कि सिंस पैरेललोग्राम है ना ABCD, सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म ये भी होती है, 2 लाइनें लगाएं और आगे ग्राम लिख दें, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो फिर क्या होगा कि DC वेक्टर जो है ये बराबर होगा AB वेक्टर के। अब ठीक है, बराबर हैं तो इनकी वैल्यूज लिखें। DC क्या आया था हमारा, DC को लिखें जी x माइनस 2, और दूसरा था y माइनस 8 इक्वल टू AB किसके बराबर है, AB हमने वो ऊपर फाइंड किया है 5 और 1। अब चूंकि ये आपस में बराबर है तो x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा, यानी x माइनस 2 बराबर होगा 5 के, y माइनस 8 बराबर होगा 1 के। तो ये देखें हमने लिख लिया इसको, दरमियान में एक लाइन लगा लेते हैं। अब माइनस 2 जाहिर है उधर जाएगा तो उसने प्लस 2 हो जाना है, तो प्लस 2 होके 7, तो x की वैल्यू 7 आ गई, और y की वैल्यू जो है माइनस 8 उधर जाएगा, प्लस का 8, और y की वैल्यू 9 आ गई। तो फिर पॉइंट कैसे बनेगा, C पॉइंट हमारा होगा, पहले x होता है, x की वैल्यू 7 आई है और y की वैल्यू 9 आई है, तो C पॉइंट हमारा ये आंसर बनता है। चले क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन पैरेललोग्राम ABCD, अगेन पैरेललोग्राम है जैसे मैंने पीछे आपको समझाया,
ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम मौजूद है। द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग टू अपोजिट साइड्स, ज़ाहिर है उल्टी तरफ जो अपोजिट साइड में वेक्टर्स बनते हैं, जैसे हमने बनाया था जी, ऐसे करके ऐसे है, इधर से इधर है, तो ऐसे करके ये जी हमारी पैरेललोग्राम बन रही है। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो जो आमने सामने वाले हैं उनकी वो बात कर रहा है जी। एक हमारे पास ए बी है और दूसरा डी सी है। पिछले में भी ऐसे किया था, एग्जैक्टली वही चीज़। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि उसने हमें वेक्टर बना के दिए हैं, यानी ये जो वेक्टर है फॉर एग्जांपल ए से बी, वो उसने दिया हुआ है 6i + 2j, और डी सी जो है वो डी से लेके सी की तरफ जो जा रहा है वो उसने ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, दोनों वेक्टर्स दिए हुए हैं। कहते हैं शो दैट द अपोजिट साइड्स, यानी कि ये जो दोनों साइड्स हैं अपोजिट, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड बराबर है। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, और चूंकि हमारे पास ये वेक्टर्स हैं तो इनके मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड लेने का जो तरीका था, x का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लें, y के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लें, प्लस करें और ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें, जो उसका एक फार्मूला है वो हम लगाएंगे। तो इसका भी मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड, दोनों बराबर आएंगे, इंशाल्लाह बराबर आएंगे। और फिर वो बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, उनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। देखें सोल्यूशन, सबसे पहले तो जाहिर है हमें इसका मैग्नीट्यूड बनाना है, तो पहले ए बी वैक्टर को सामने लिख लेते हैं और फिर उसका जो मैग्नीट्यूड वाली वो दो लाइनें लगाते हैं वो हम लगा लेंगे एब्सोल्यूट वाली। तो ये देखें एक्स कोऑर्डिनेट इसका 6 है, तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर होना चाहिए। फिर साथ 2 है वाई कोऑर्डिनेट, तो उसका स्क्वायर करके दरमियान में देखें प्लस पहले हमने लगाया है, फिर स्क्वायर रूट किया है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब देखें 6 का स्क्वायर लें तो ज़ाहिर है उसने 36 होना है, 2 का स्क्वायर लें तो वो 4 होता है। ठीक है जी, अगला स्टेप हमारा ये बन गया। अब उससे अगले में इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर रूट बन जाता है। यहाँ तक छोड़ दें, यहाँ अगेन देखें 40 में से 4 बाहर आ सकता है। ठीक है ना, 40 बेसिकली क्या होता है, 4 × 10, 4 × 10, और 4 जो है वो चूंकि 2 का स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट काट के तो ये वाला 2 जो है वो बाहर निकल सकता है। अल्टीमेटली आप उसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। अगेन अगर कैलकुलेटर अच्छा है तो आप ये लिखेंगे ना, वो डायरेक्ट बना देगा। देखें मेरे पास ये वाला कैलकुलेटर है, कैसियो वाला। ठीक है, ये कैसियो FX991 वाला है। तो देखें इसमें क्या होता है, ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आपने स्क्वायर रूट पहले ऑन कर लेते हैं, स्क्वायर रूट दबा के, और उसमें आपने अगर 40 लिखना है और इक्वल टू आप दबाएंगे तो ये देखें वो खुद ही बना देता है 2 और उसके अंदर ये 10 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इतना सा काम होता है। ये कैलकुलेटर ज़ाहिर है यूज़ करना भी आना चाहिए। तो बहरहाल ऐसे रहने दें या ऐसे रहने दें, एक ही बात है। ये हो गया ए बी का मैग्नीट्यूड। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा डी सी था उसका भी मैग्नीट्यूड बनाना है। तो डी सी वैक्टर को लिख लेते हैं। डी सी वैक्टर है हमारा -6i और -2j। ठीक है जी, इसको लिख लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड बनाते हैं, डी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड। तो -6 का स्क्वायर लेना है और उसके साथ -2 का स्क्वायर लेना है। ठीक है, अब वही बात है कि जो माइनसेस स्क्वायर के अंदर आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगेन आप ये कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं, ये देखें, यानी आप ब्रैकेट लगा के अंदर -6 लिख के ब्रैकेट क्लोज करके उसका ऐसे स्क्वायर शो कराएं। अब जब स्क्वायर शो कराएंगे इक्वल टू करेंगे, देखें +36 दिखा रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि आंसर सही आता है, इसका पॉजिटिव आता है, माइनस ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह 2 का भी माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखें ये फिर से 40 आ रहा है और इसका मतलब ये भी वही है 2 √ 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। इस वाली को आप 2 कह लें और ये जो आपने बनाई थी इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, ताकि आप लिख सकें यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, ऐसे करके यहाँ लिख दें फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। क्या हुआ, क्या प्रूव हुआ कि इनके जो मैग्नीट्यूड से कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो बराबर आ रहा है किसके, डी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ये हमारा आधा पार्ट हो जाता है सवाल का। अगला पार्ट बिल्कुल ईजी है। फॉर एग्जांपल ये जो हमारा क्या था डी सी वेक्टर, इसको ज़रा रखें ना सामने, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइंस हैं, इसको साथ में रखें। -6i -2j। अब अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस को अगर आप बाहर कॉमन निकाल दें तो अंदर ज़ाहिर है ये रकमें जमा की हो जाएंगी, जमा की लिख लें। अब ये जो चीज़ है 6i 2j, ये वही है जो हमारा ए बी वैक्टर है। ये देखें ए बी वैक्टर वही चीज़ है, सेम चीज़ है। तो इसका मतलब आप इसकी जगह पे ए बी वैक्टर को लिख सकते हैं।
ए बी वेक्टर ऐसे करके, और इधर से डी सी। अब ये जो इक्वेशन बनी है ये हमें क्या बता रही है, क्या समझा रही है कि ये जो डी सी और ए बी हैं ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं। यानी ए बी वैक्टर को अगर आप -1 से ज़रब देते हैं तो आपके पास डी सी वैक्टर आ जाता है। तो पीछे हमने थ्योरी पढ़ी थी कि जब एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होता है तो वो बेसिकली पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि सिंस डी सी वैक्टर एंड ए बी वैक्टर आर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह दें, ठीक है, स्केलर मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर ऐसे करके, ठीक है, कि चूंकि वो एक दूसरे के ज़ाहिर स्केलर मल्टीपल हैं, उर्दू में आप ऐसे सेंटेंस लिख लें, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, आगे ये लिख लें, सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और वो आपस में मुतवाजी हैं, उर्दू में ऐसे लिख देंगे। चलें जी, तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 5। तो बेसिकली इसमें हमने एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड किए हैं, मैग्नीट्यूड बराबर आ गए, और फिर हमने देखा कि एक वेक्टर जो है दूसरे का मल्टीपल बन रहा है। चलें क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। यहाँ पे कह रहा है जी पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी और सी, ठीक है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। फॉर्म अ ट्रायंगल, जाहिर है 3 पॉइंटों से ट्रायंगल बन सकती है। चेक वेदर द ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड वगैरह, ठीक है। तो वही बात है, कह रहा है कि ये जो ट्रायंगल बनेगी बताएं कि ये आइसोसेलेस है कि नहीं। होएगी, वैसे वो कह रहा है कि हो जाएगी। तो आइसोसेलेस शुरू में हमने बताया था 2 साइडें आपस में बराबर आएंगी, मैग्नीट्यूड्स उनके, तो वो हम देख लेते हैं। अब मैग्नीट्यूड लेने के लिए उस वेक्टर का पता होना चाहिए, तो ये वेक्टर्स हम पहले बना लेंगे, ठीक है ना। ये देखें ना, ए से बी की तरफ वेक्टर बनेगा, ठीक है, ऐसे करके ज़ाहिर एक स्ट्रेट लाइन ए से बी की तरफ, फिर बी से सी की तरफ वेक्टर बनेगा, ठीक है, बी सी वैक्टर। अब ये नहीं होता कि सी से हम ए की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये असल में 2 वेक्टर्स हों तो तीसरा वेक्टर बेसिकली उनका रिजल्टेंट होता है, उसका आंसर होता है, उसका सोल्यूशन होता है, तो वो ओरिजिनल से आगे की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसको हम ए सी वैक्टर का नाम देते हैं। तो ये 3 वेक्टर्स हमने बनाने हैं, तो उसको हम बनाना शुरू कर देते हैं। ए बी वैक्टर, वही बात, बी में से ए को माइनस, तो बी वाले को पहले लिखें, ए वाले को आगे लिखें। अब काम बड़ा सिंपल सा है, बस ये याद रखना है किसने पहले आना है। तो इस तरह से लिख लें। अब 4 में से 1 निकालें 3 आ जाएगा, 6 में से 2 निकालें 4 आ गया। इसको ऐसे ही रहने दें या आई जे की फॉर्म में लिख लें, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। इसी तरह जब बी सी करेंगे तो चूँकि सी आगे है तो सी पहले आना चाहिए। सी की वैल्यू है 7 और 2, और इसमें से माइनस होना है बी ने, बी की वैल्यू है 4 और 6। चलें जी, इनको माइनस कराते हैं। 7 में से 4 निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। और 2 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। इसको भी अगर अयोटा, उसमें अयोटा कह रहा हूँ, आई और जे की शक्ल में लिखें, सो 3i - 4j ऐसा करके उसको लिख सकते हैं। इसी तरह जब ए सी करना है तो अगेन सी पहले आना है, तो सी की वैल्यू क्या थी हमारी 7 और 2, ठीक है। उसमें से किसने माइनस होना है, ए ने, ए की वैल्यूज़ हैं 1 और 2, तो इनको माइनस करा लेते हैं। 7 में से 1 6 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब 6i + 0j। तो ये देखें, एक तो हमने काम ख़त्म कर लिया अपना कि तीनों वेक्टर्स जो थे वो हमने बना लिए, ए बी, बी सी, ए सी। अब क्या करना है, तीनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वो हम अगले पेज पे कर लेते हैं। पहले हमारा क्या होगा जी, ए बी का मैग्नीट्यूड। तो ए बी हमारे पास चूँकि पीछे लिखा हुआ है तो वहीं से ले लेते हैं। ए बी था 3 और 4, तो 3 का स्क्वायर लें, 4 का स्क्वायर लें और ऊपर स्क्वायर रूट बना दें। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का 16, 16 और 9 कितने हो जाते हैं जी 25, ठीक है। और 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 5 आ जाता है। तो सीधा सीधा काम है, ए बी का मैग्नीट्यूड बन गया। इसी तरह से हमने बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड बनाना है। तो बी सी हमारे पास जो उसकी वैल्यूज़ हैं वो एक हमारा 3 था और एक हमारे पास -4 है, तो उनके स्क्वायर्स लेते हैं और उसको रखते हैं। 3 का स्क्वायर लेंगे तो फिर 9 आएगा, 4 का फिर 16, माइनस ने ख़त्म हो जाना है, स्क्वायर की वजह से ये फिर 25 बनेगा और 25 का स्क्वायर रूट जो है वो 5 आ जाता है। अब सवाल हमारा यहीं पे प्रूव हो रहा है कि देखें, ए बी की भी वैल्यू वही आई है, बी सी की भी वैल्यू वही आई है मैग्नीट्यूड्स की। तो 2 साइडें तो बराबर शो हो गई हैं, लेकिन तीसरे को भी शो करा दें, क्योंकि अगर तीसरी का आंसर भी यही आ जाए तो फिर आइसोसेलेस नहीं रहेगी, फिर उसका कुछ और नाम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तीसरी को भी चेक करना ज़रूरी है। तो ए सी का मैग्नीट्यूड भी हमें बनाना पड़ेगा। तो ए की जो वैल्यू है वो आई थी, उसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था 6,
6 का स्क्वायर लेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट 0 था उसका स्क्वायर, तो ज़ाहिर है 0 तो ख़त्म हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर ही रह गया, स्क्वायर रूट कट गया तो वैल्यू आ गई 6। अब AC का मैग्नीट्यूड जब वो 6 आ रहा है तो फिर ज़ाहिर है कि ये डिफरेंट है, तो बिल्कुल आइसोसेलेस प्रूव हो गई। तो हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस AB का मैग्नीट्यूड बराबर हो रहा है BC के मैग्नीट्यूड के, सो ट्रायंगल ABC इज़ आइसोसेलेस। ठीक है, ऐसे करके उसके स्पेलिंग जो है वो लिख देंगे इस तरह से, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का उर्दू पता नहीं, मुतसावी साकैन है, कुछ इस तरह का नाम है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जी यूज वेक्टर्स टू शो दैट, वेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए बताना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अगेन ये PQRS की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो हम उसको ना ऐसे ज़रा प्यारा सा करके बना लेते हैं PQRS। अब देखें ये पैरेललोग्राम का तीसरा सवाल है, तो पैरेललोग्राम की जो खसूसियात है ना वो हमारे जहन में आनी चाहिए। वो बनती किस तरह से है, अपोजिट साइडें पैरेलल होती हैं, और अगेन वही बात है, देखें जो इसके वेक्टर्स बनने हैं P से Q, Q से R, और अब देखें यहाँ से इधर को डायरेक्शन, क्योंकि जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन इसकी दिखानी है, तो S से R, और ये सेम होती हैं। ठीक है, P से S और Q से S। बेसिकली हमने इनकी डायरेक्शन सेम रखनी है, जो इसकी डायरेक्शन है वही उसकी डायरेक्शन, जो इस वाले की डायरेक्शन है वही इस वाले की डायरेक्शन, ऊपर वाले की सेम डायरेक्शन। इसलिए तीर के निशान बना लें ताकि आप जब कैलकुलेशन करेंगे, वेक्टर बनाएंगे तो वो सही बनेंगे। अब देखें पहले कौन सा वेक्टर बनाएंगे, PQ, उसके बाद QR, फिर SR, फिर PS। ठीक है, इस तरह से करके तो पहले PQ बनाते हैं। अब PQ हमें पता चल गया, Q पहले होना चाहिए और P आगे होना चाहिए, तो फिर PQ आ जाएगा, 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये PQ वेक्टर है, उसको ऐसे रहने दें या ऐसे लिख दें, 4I और 0J। ठीक है ना, ये शुरू वाला I होता है, अगला J होता है, तो PQ। तो प्रूव हमने यही करना था ना कि पैरेललोग्राम बन रही है, तो प्रूव यही करना है कि आमने सामने वाली चीज़ें बराबर है। तो जो वेक्टर PQ आया है वही वेक्टर हमारा SR आएगा, तो पहले SR बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं जी हम SR वेक्टर बनाने लगे हैं। अब वही बात कि चूँकि R जो है वो आगे है तो R को पहले लिखना चाहिए। R की वैल्यू थी हमारी, तीसरा पॉइंट था ना, वो वैल्यू थी 7 और 6, और उसमें से S ने माइनस होना है। S हमारा लास्ट वाला है, तो S हमारा है 3 और 6, वो आपने ज़रा ध्यान से लिख लेना है। ठीक है, क्योंकि वही बात है, ये देखें ना, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ऐसे करके तरतीब वाइज उसने बताया हुआ ना, इसलिए इसके आगे लिखता है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 12। तो ये वैल्यूज़ आ गई, इनको भी माइनस कराते हैं, तो 7 में से 3 निकालेंगे 4, 6 में से 6 निकालेंगे 0। अगेन वही चीज़ आ रही है, इसको अभी आप लिख सकते हैं 4I + 0J। अब देखें ये भी वही है, ये भी वही है, तो ये प्रूव हो गया। देखिए दोनों साइडें एक दूसरे के बराबर आ रही हैं। सो PQ इज़ इक्वल टू SR, तो एक प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। अब दूसरी को भी प्रूव करते हैं कि हमने बाकी जो वेक्टर्स हैं वो बनाने हैं। अब कौन सा वेक्टर बनाएंगे, ये वाला QR। ठीक है, वेक्टर बनाएंगे हम QR, इसको हम ऐसे कर लेते हैं। सो QR, अब QR बनाना है तो R आगे है, तो R की वैल्यू लिखें, R की वैल्यू है 7 और 6, और उसके आगे Q को माइनस कराएं, तो Q की वैल्यू सेकंड पॉइंट था 5 और 2। अब इनको माइनस कराएं, 7 में से 5 निकालेंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 2 निकालें 4 आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। इसको I और J की शक्ल में हम बना सकते हैं, 2I और 4J। अब हमें दूसरा वेक्टर बनाना है PS, P से S की तरफ। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है। सो PS वेक्टर बनाते हैं, तो इधर बना लेते हैं, लो जी PS वेक्टर। और PS वेक्टर के लिए उसी तरह जी S ज़ाहिर है शुरू आगे है सेकंड वाला, तो S की वैल्यू पहले आनी चाहिए 3 और 6, और उसमें P को आपने माइनस कराना है 1 और 2 को। सो देखें 3 में से 1 निकालेंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 2 निकालेंगे 4 आ जाएगा, और इसको भी जब आप वेक्टर की शक्ल बनाते हैं 2I + 4J, तो ये भी वही आता है जो ऊपर वाला बना है। सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि QR इज़ इक्वल टू PS, ऐसे करके। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें, क्योंकि ये सेकंड प्रूफ था, और ये जो फर्स्ट प्रूफ था उसको आप कह लें कि पार्ट 1 है। तो अब यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हैंस प्रूव्ड इट इज़ अ पैरेललोग्राम, PQRS इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, उर्दू में भी ऐसे लिख दें कि मसावात 1 और 2 से साबित हो रहा है कि ये जो PQRS है ये एक पैरेललोग्राम मतवाज़िल अज़लाफ़ बन रही है।
ऐसे करके एक जुमला जो है वो नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 मुकम्मल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है यूज वेक्टर्स टू शो दैट द ट्रायंगल XYZ इज एन आइसोसेलेस। अगेन ये इस तरह का काम पीछे किया हमने कि एक ट्रायंगल जो बन रही है वो XYZ, वो बताना है कि वो आइसोसेलेस है। वो अगेन वही बात कि दो साइडों का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर आएगा विद द पॉइंट्स ऑफ XYZ जो है वो दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली। बस इतना सा काम है कि पॉइंट दिए हुए हैं। अब चूंकि पॉइंट दिए हो तो पॉइंट से पहले वेक्टर बनाते हैं, तो जब वेक्टर्स बन जाएंगे फिर उनके मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो बस ये काम है, पहले वेक्टर्स बनाने हैं फिर मैग्नीट्यूड बनाने हैं। और अगेन उसी तरह एक्स वाई जेड अगर आप ऐसे लिख लेते हैं ये पॉइंट्स, तो एक्स से वाई की तरफ, वाई से जेड की तरफ, लेकिन इधर से एक्स से जेड की तरफ, ये आपने याद रखना है। तो पहले हम एक्स वाई वैक्टर जो है वो बना लेते हैं। सो पहले हम एक्स वाई वैक्टर बनाने लगे हैं। अगेन वाई आगे है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट यानी कि सेकंड वाला 2 0, उसको आप पहले लिखें और उसमें से x वाले को माइनस करें यानी कि 0 0 को। अब 0 0 ने माइनस हो के तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ना, 2 और 0 ही रहेगा, यानी हमारा वेक्टर बन गया 2i प्लस 0j। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई बन गया। अब y से z की तरफ जाना है तो अब हमें लिखना है yz, ये वेक्टर हमने बनाना है। अब चूंकि z सेकंड पे है, आगे है, तो z को हमें पहले उसकी वैल्यूज़ को लिखना है 1 और 3, और उसमें से y की वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं 2 और 0। अब इनको अगर हम माइनस कराते हैं तो 1 - 2 कितना होता है -1, और 3 में से 0 माइनस करें तो वो 3 ही आता है। तो इसका मतलब कि ये हमारा बन गया -1i और प्लस 3j। 1 को ज़्यादा लिखा नहीं जाता लेकिन बहरहाल, तो ये हमारा yz हो गया। अब तीसरा जो है वेक्टर वो क्या होना है xz। मैंने आपको बताया ये उसका रिजल्टेंट होता है, तो इधर से डायरेक्शन जाती है, तो xz बनाना है। तो xz, लो जी ये वेक्टर हम बनाते हैं। अब इसमें भी वही बात कि z ने पहले आना है, 1 3 ने पहले आना है और उसके बाद x ने आना है। तो x जो है वो 0 0 है। अगेन 0 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसने 1 और 3 की शक्ल में ही रहना है, यानी कि क्या होगा 1i प्लस 3j। लो जी, अब तीनों वेक्टर्स हमारे सामने मौजूद हैं। ठीक है, ये एक्स वाई का ये वेक्टर, वाई जेड का ये वेक्टर और एक्स जेड का ये वेक्टर। अब तीनों वेक्टर्स के हमें मैग्नीट्यूड बनाने हैं। तो पहला जो वेक्टर था एक्स और वाई, ठीक है जी, इसको लिखेंगे और इसका मैग्नीट्यूड बनाएंगे। अब मैग्नीट्यूड में पहली एक्स की वैल्यू इसकी 2 थी और जो वाई वाले पार्ट था वो 0 था, तो ज़ाहिर दोनों का स्केयर प्लस किया, स्केयर रूट किया, तो अगेन 0 वाला पार्ट तो ख़त्म ही हो जाता है ना, तो हाली 2 का स्केयर रूट कट जाएगा और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 यूनिट्स, कोई भी यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी होगा। अच्छा, इसके बाद वाई जी है, तो वाई जी को लिखते हैं। वाई जी का मैग्नीट्यूड करना है, यहाँ पे भी हमने मैग्नीट्यूड किया है। अच्छा, वाई जी वेक्टर आया था -1 और 3 के साथ, तो -1 का स्केयर और 3 का स्केयर और इसके ऊपर भी स्केयर रूट। ठीक हो गया। अब इसको हल करते हैं तो ये ज़ाहिर 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, 3 का स्केयर 9 हो जाता है, 9 और 1 मिलके ये 10 आ जाता है। अब ज़ाहिर ये देखें दोनों के उसमें मैग्नीट्यूड में फ़र्क आ रहा है। तीसरा जो है यहाँ इसके बराबर होगा, यहाँ उसके बराबर हो जाएगा, तो तीसरे वाले को हम कर लेते हैं एक्स जेड को। सो एक्स जेड का मैग्नीट्यूड हमने करना है। अब एक्स जेड की वैल्यूज़ है 1 और 3, तो ये इसी के बराबर आनी है, 1 का स्केयर और 3 का स्केयर, तो डेफिनेटली ये 10 बनेगा। 1 का स्केयर 1, 3 का 9 और 1 और 9 मिलके 10। ठीक है, तो इससे हमें नज़र आ रहा है कि वाई जेड का मैग्नीट्यूड और एक्स जेड का मैग्नीट्यूड ये आपस में बराबर आ गए। तो हम यहाँ लिख लेंगे अगेन कि सिंस के वाई जेड का मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो रहा है एक्स जेड के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो बराबर हो गए हैं। सो हमारी ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक्स वाई जी इज़ आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस उसके आप स्पेलिंग लिख लें ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 अगेन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें एक पक्का पकाया फार्मूला हमें याद रख के उसकी वैल्यू लगानी है, लेकिन बहरहाल इसको ज़रा देखते हैं कि क्या करना है। कहते हैं अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दिस वन। अगेन अब ये जो सवाल है ना, ये फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स का न्यूमेरिकल है। ठीक है, लेकिन अगेन हम इसको आराम से समझ आएगी, कोई मसला नहीं है। ये असल में होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जैसे कोई भी गेंद होता है, उसको आप छिक्का लगाते हैं तो जाहिर है उसने ना ऐसे जाना होता है, ऐसे जाके ना तो ऊपर होके फिर उसने नीचे को आना होता है। ठीक है, ऐसे करके तो ऐसे करके वो नीचे को आता है। तो ये देखें, ये वाली जो कर्व है इस तरह से करके, क्योंकि यहाँ पे बैट्समैन है, यहाँ पे छक्का लगा रहे हैं, ऊपर जाके फिर वो नीचे आना है, तमाशाइयों में जाना है उसने।
ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होती है ना, इसको प्रोजेक्टाइल मूवमेंट कहते हैं। और ये मूवमेंट बड़ी कमाल की होती है, क्योंकि ये मूवमेंट हर लहजा एक्स की तरफ से भी हो रही होती है, वाई की तरफ से भी हो रही होती है। ये देखें, पहले अगर आप यहाँ पे हैं तो एक्स इतना है, वाई इतना है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं, एक्स भी बढ़ गया, वाई भी देखें बढ़ गया। दोनों डायरेक्शनों पे मूवमेंट हो रही होती है, एक्स की तरफ से, वाई की तरफ से। यही मूवमेंट उसने यहाँ पे बतानी है। अब देखें, पढ़ें सवाल को। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है विद एन इनिशियल वेलोसिटी, यानी शुरू की उसकी जो स्पीड थी उससे, जिस जोर से आपने हिट मारनी है, ठीक है, वो जो जोर है, वो जो वेलोसिटी है, वो दी हुई है उसने वी नॉट। इसको नॉट पढ़ते हैं जीरो को। वी नॉट कितनी है? 10i + 20j। अब 10i होता है ना एक्स एक्सिस की तरफ, यानी एक्स एक्सिस की तरफ उसकी जो स्पीड है वो 10 है, और वाई एक्सिस की तरफ जो स्पीड है वो 20 है। बड़ी कमाल की चीज़ है। यानी एक्स की तरफ, यानी आगे की तरफ जाने की स्पीड उसकी 10 है, और ऊपर की तरफ जाने की स्पीड उसकी 20 है। ठीक है ना, कितना कमाल की चीज़ बनती है। तो बहरहाल ये वेक्टर जो है हमें ये शो कराता है। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल मतलब आगे की तरफ, एक्स की तरफ। द हॉरिजेंटल कंपोनेंट इज इन द एक्स डायरेक्शन, ये वही बता रहा है कि एक्स की डायरेक्शन में है। और फिर साथ कह रहा है जो ग्रेविटी होती है, ज़मीन की ग्रेविटी, उसका वेक्टर ये दिया हुआ है। अब ग्रेविटी भी वेक्टर है, क्योंकि ये भी नीचे ज़मीन की तरफ कशिश होती है, तो ये भी एक प्रॉपर वेक्टर ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ वो बन सकता है। ठीक है, तो वो ग्रेविटी वेक्टर है 0i, यानी आई की तरफ इधर की कोई कशिश नहीं होती, क्योंकि सारी की सारी कशिश ज़मीन की तरफ जाती है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है फिजिक्स की, साइंस की। तो ये उसका ग्रेविटी वेक्टर आ गया। अब करना क्या है, काम आसान है। फाइंड मैक्सिमम हाइट, यानी ये जो गेंद या जो भी चीज़ ऊपर को गई है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हाइट है, यानी ये इधर से लेके यहाँ तक ये जो फासला है ना, ये हाइट हमने मालूम करनी है। और हॉरिजेंटल रेंज के वो आगे की तरफ कितना गया है, एक्स एक्सिस की तरफ कितना गया है, ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब इसे करना कैसे है वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो उसने वेलोसिटी दी हुई है ना, उस वेलोसिटी, उस स्पीड को हम पहले लिख लेते हैं कि वी नॉट 10i + 20j। अब यहाँ से उसका x वाला कंपोनेंट और y वाला कंपोनेंट वो हम अलग-अलग कर लेते हैं। तो हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी कि हम v नॉट x लिखेंगे, यानी यही जो v0 लिखा हुआ है ना, उसके साथ एक छोटा सा x लिख लेंगे, ताकि उसे पता होगा कि ये x एक्सिस की तरफ जा रही है, यानी आगे की तरफ जा रही है। तो आगे की तरफ जाने की स्पीड ये वाली है, x वाला जो हिस्सा है उसका, तो हम लिख लेंगे 10। ठीक है, 10 ये मीटर/सेकंड है या km/h है, जो भी है। ठीक है, तो यह जाहिर है उसकी यूनिट भी होती है ना, तो यूनिट है, लिखे ना लिखे खैर कोई मसला नहीं है। इसी तरह से उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला, उसको भी लैदा कर देते हैं कि जो वाई वाला कंपोनेंट है, वाई एक्सिस की तरफ है, उसके साथ छोटा सा वाई लिख दें, वो 20 है, वो लैदा कर दिया। और जो तीसरा वेक्टर था ना हमारे पास, ये जो ग्रेविटी वाला वेक्टर है, उसमें से देखें ग्रेविटी की वैल्यू हमें 10 मिल रही है, तो वो हम ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो 10 यूज़ कर लेंगे। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई, Vx 10 है, Vy 20 है, G 10 है। अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कुछ फार्मूले लगाएंगे और अपने आंसर निकालेंगे। अब देखें, ये जो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है ना, अब ज़ाहिर ये हम फर्स्ट ईयर से उठा रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में ये प्रॉपर ज़ाहिर पूरा प्रूव होता है कि भाई कैसे हुआ, वो सारा वो फिज़िक्स के अंदर वहाँ पे है। तो हमने कहना है उसकी जो वर्टिकल हाइट है, जो ऊपर की तरफ ऊंचाई जा रही है उसकी, वो कितनी होगी, वो होगी Vy कंपोनेंट। क्योंकि असल बात ये है कि ये ऊपर की तरफ जाने वाला बात बन रही है ना, तो ऊपर की तरफ कौन उसको लेके जाएगा, वो जो ऊपर की तरफ जाने वाली वेलोसिटी है, यानी Vy। तो इसमें Vy यूज़ होता है, तो Vy का स्क्वायर लिया जाता है और नीचे 2g लिखा जाता है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब देखें Vy कितना है, वो 20 है, तो इसकी जगह पे हमने 20 लिखना है। उसके ऊपर चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दें, नीचे 2 और मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, g, तो g की वैल्यू 10 है, वो उसके साथ लगा लें। अब देखें 20 का स्क्वायर लेंगे तो कितना होता है, 400 हो जाएगा, नीचे 2 10s are 20 आ जाएगा। अब देखें, इनको कटवाएं, 0 के साथ 0 कटवाएं, तो कटा के ये अल्टीमेटली 20 आ जाता है। अब ये हमें यूनिट पे डिपेंड करता है, ये मीटर्स हैं या किलोमीटर्स हैं। किलोमीटर तो है बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो मेरा ख्याल है ये मीटर्स ही होंगे। वो अब देखिएगा आंसर में क्या लिखा हुआ है। तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है, कितना बाल ऊपर जाएगा, वो कितना जाएगा जी, 20 मीटर तक जाएगा। कभी आप वो उसकी झलकियाँ वगैरह देखें ना, तो उसमें भी छिक्के वगैरह को वो दिखा रहे होते हैं टीवी पे कि उसकी हाइट कितनी बनी थी, वो पूरा प्रोजेक्टाइल बना के दिखा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास हाइट आ गई।
अब हमें देखें फाइंड क्या करना है कि उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, यानी एक्स एक्सिस पे वो कितना आगे की तरफ गया है, उसका फासला मालूम करना है। अब फासला मालूम करने के लिए ना ये छोटा सा फार्मूला है जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी को टाइम से ज़रब दे दें, लेकिन कौन सी वेलोसिटी, एक्स वाली वेलोसिटी, एक्स वाली स्पीड। ये देखें एक्स कंपोनेंट 10 वाला, अब 20 से नहीं करना, 20 उसको ऊपर लेके जा रहा है, हमने आगे की तरफ जाना है, तो आगे की तरफ कौन लेके जा रहा है, 10 लेके जा रहा है, तो 10 को यूज़ करेंगे यहाँ पे वी एक्स की जगह पे, इस जगह पे। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ टाइम लगता है। अब टाइम कितना है, टाइम तो हमारे पास यहाँ कैलकुलेशन में कहीं है ही नहीं है, तो हमें पहले टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसका भी फार्मूला यूज़ करेंगे कि टाइम ऑफ द फ्लाइट, टोटल जो ड्यूरेशन है उसका कितना टाइम होता है, 2 टाइम्स वी वाई ओवर जी, ये इसका फार्मूला है। तो इस फार्मूले में चीज़ें लगाते हैं। वी वाई हमारा अभी हमने देखा था वो 20 आता है, उसको 20 लगाएं, जी की वैल्यू 10 है, ठीक है, यहाँ से उठानी है वैल्यूज़, ठीक है, यहाँ से वैल्यूज़ उठानी है, तो इनको लिखेंगे, इसको हल करते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 2s are 4, तो 4, और ये सेकंड होगा, ठीक है, मिनट से तो नहीं होने, सेकंड होंगे, 4 सेकंड तक वो बाल जो है वो मूव करता है। अब आप जो है वो हॉरिजॉन्टल जो रेंज निकलनी है, एक्स जो उसका आंसर है वो आप बना सकते हैं कि भाई उसकी जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है उसके साथ टाइम को आप मल्टीप्लाई करवा दें। तो ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो वी वेलोसिटी कितनी थी हमारी, एक्स कंपोनेंट वो 10 आया हुआ है, तो इसकी जगह पे हमने 10 लिख देना है, और जो टाइम है अभी हमने कैलकुलेट किया 4, तो दोनों को ज़रब दें तो 40 मीटर्स कह लें कि आगे की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, ज़मीन के ऊपर वो कितना आगे जाएगा, 40 मीटर, और ऊंचाई कितनी तय करेगा वो उसने बताया हुआ 20 मीटर। तो इस तरह से करके ये हमारे दोनों आंसर बनते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। ठीक हो गया। अब ये जो 10 और 11 है बहुत ही छोटा छोटा सवाल है, लेकिन जाहिर है कि समझ के करने वाला है। देखें 10 वाला कहता है अ कार एंटर्स अ लूप, एक कार है सड़क पे जा रही है और आगे ना उसके गोल चक्कर आ जाता है, गोल चक्कर को लूप कहते हैं। लूप असल में वही होती है चीज़ के जहाँ से आप चले थे घूम के फिर वहीं पे आ जाए, तो गोल चक्कर पे आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो गोल चक्कर लगा के ना तो आगे से अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। अ कार एंटर्स अ लूप विद वेलोसिटी दिस वन, यानी इस वेलोसिटी से आ रहा है 30 जे, जे बताता है वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड एग्जिट विद वेलोसिटी वी डैश, अब नई वेलोसिटी से वो बाहर निकलता है और वो कौन सी है, वही वेलोसिटी है 30, लेकिन आई की तरफ, यानी एक्स एक्सिस की तरफ। ये कुछ ना इस तरह की शक्ल बनेगी। ये गोल चक्कर मैंने बनाया है, ये हम जा रहे हैं क्योंकि देखें वाई एक्सिस ऊपर की तरफ होता है, तो ये 30 जे से हम जा रहे हैं घूमते घूमते, यहाँ से हम निकल जाते हैं, ये ज़ाहिर एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्सेस से वो कितना है 30 आई। तो ये काम है। अब कहते हैं व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज क्या आई है। वैसे तो नज़र आ रहा है कोई चेंज नहीं आई, जो 30 थी उसने 30 ही रही है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है। पहले वो ऊपर को जा रहा था, अब इधर को जा रहा है। तो इसको क्या करते हैं, देखें बड़ा सिंपल से हम इसके स्टेप्स बनाएंगे। पहली जो वेलोसिटी है वो कितनी थी 30 जे, अब जो वेलोसिटी है जिसके ऊपर डैश लगा हुआ है वो कितनी है जी 30 आई। हमें क्या चाहिए, डेल्टा वी, चेंज, तब्दीली चाहिए दोनों में। तो तब्दीली बड़ा आसान सिंपल सा फार्मूला होता है, जब भी किसी चीज़ में चेंज लानी हो बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं, या ये कह लें कि जो चेंज होने के बाद चीज़ आई है उसमें से ओरिजिनल को माइनस करते हैं हमेशा। पहले मैंने 10 मीटर ट्रैवल किया हुआ था, अब मैंने 50 टोटल कर लिया है, तो कितना चेंज आया, 50 में से 10 माइनस कर दूंगा। तो हर अगली वैल्यू में से पिछली माइनस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि डेल्टा वी इज इक्वल टू ये जो वी डैश जो चेंज होने के बाद आया है उसमें से ओरिजिनल वी को माइनस कर देंगे। तो चेंज होने के बाद आया 30 आई और ओरिजिनल था 30 जे, तो दोनों के दरमियान में माइनस का साइन। अब ये आपस में माइनस हो नहीं सकते क्योंकि वो आई है वो जे है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे कि भाई ये उसका चेंज इन स्पीड है या वेलोसिटी है जो भी है। तो ये हमारा देखें आंसर है, बस देखें 4-5 स्टेप्स बनाने हैं और वो आंसर बन जाएगा। इसी तरह से 11 वाले में भी 4-5 स्टेप बना के हमने आंसर देना है। कहता है एक एरोप्लेन है, जहाज़ है, हैज़ एयर स्पीड, हवा के अंदर उसकी जो जाने की स्पीड है ना वो वीपी है 20 आई, अगेन आई यानी एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या आ रहा है, देयर इज़ अ क्रॉस विंड, उसको हवा लग रही है, किधर को लग रही है, जे की तरफ, यानी अगर जहाज़ इधर को जा रहा है तो हवा उसको इधर से नीचे से पुश कर रही है, जे की तरफ जा रही है ना, तो ये हवा उस पर वो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया उसका। तो फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो दोनों की वेलोसिटियों का फिर मजमुआ कितना होगा,
अगेन दोनों को जमा कर लेंगे, सिंपल काम, दोनों वेलोसिटियों को जमा कर लेना है, जो शुरू वाले सवालों में भी हम करते थे। तो हम लिखेंगे जी एरोप्लेन की जो वेलोसिटी है, प्लेन की वेलोसिटी जो उसने खुद दिया हुआ है वही हम लिखेंगे। वीपी जो है वो 20 आई है, वी डब्ल्यू यानी विंड की जो वेलोसिटी है वो 50 जे है, विंड की ज़्यादा है, बहरहाल जो भी है। तो फिर क्या होगा कि जो उसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट आर लिख लेंगे, है वेलोसिटी लेकिन आर लिख लेंगे, वो हमने फाइंड करना है और उसमें क्या होता है, इन दोनों ने जमा होना है। तो दोनों को जमा कर लेंगे। वीपी हमारा कितना था 20 आई और वी डब्ल्यू कितना आया हुआ है 50 जे। अब अगेन ये जमा नहीं हो सकते क्योंकि वो और चीज़ है, वो और चीज़ है, तो बस ऐसे ही रहने देंगे। तो ये देखें, ये 10 वाला और 11 वाला बिल्कुल एक तरह के, 10 में माइनस कर रहे हैं, इसमें हम प्लस कर रहे हैं। तो ये काम है जी सारा हमारा। तो एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, ठीक है जी। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।